आखिर ईरान अमेरिका युद्ध में अमेरिका यानी ट्रंप बात किससे कर रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया था कि उनकी बात ईरान में किसी नेता से चल रही है और उनकी चर्चा आगे बढ़ गई है। और ये जो वर्तमान रिजीम है, जो अभी ईरान की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो अच्छे लोग हैं। अब देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ ये बात तो सही है कि कोई ना कोई व्यक्ति हो सकता है ईरान सरकार और ट्रंप या अमेरिका के बीच में मध्यस्थता कर रहा हो। ईरान जीपीएस का इस्तेमाल नहीं करता, जो अमेरिका का जीपीएस है उसका इस्तेमाल नहीं करता। पहले वो करता था, लेकिन उससे जीपीएस को जाम करके उसकी मिसाइलों को असफल कर देते थे इजराइल और अमेरिका। तो पावर प्लांट पे हमला नहीं करेंगे। वो ट्रंप की, अमेरिका की एक टाइम बाइंग पॉलिसी थी, जिसमें उसके दो जो जंगी जहाज हैं, यूएसएस बॉक्सर और यूएसएस ट्रिपोली, वो यहाँ तक पहुँच सकें। इसके अलावा हजारों की संख्या में उसके सैनिक पहुँच सकें। दोस्तों, आज बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि आखिर ईरान अमेरिका युद्ध में अमेरिका यानी ट्रंप बात किससे कर रहे हैं। तो अब सभी लोग ये बात पूछ रहे हैं कि ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उनकी बात चल रही है ईरान में, लेकिन बात किससे चल रही है, क्या बात हो रही है। क्योंकि ईरान बार बार मना कर रहा है कि उसकी कोई बात अमेरिका के साथ, ट्रंप के साथ नहीं चल रही। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं, वर्तमान स्थिति समझते हैं, इसके भविष्य को समझते हैं, सभी बातों का विश्लेषण इस वीडियो में करते हैं। तो देखिए, जैसा आपको पता था कि 2 दिन पूर्व ही ट्रंप ने दावा किया था कि उनकी बात ईरान में किसी नेता से चल रही है और उनकी चर्चा आगे बढ़ गई है। और ये जो वर्तमान रिजीम है, जो अभी ईरान की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो अच्छे लोग हैं, उनके साथ ठीक ठाक वार्ता हमारी चल रही। तो अब देखिए, प्रमुख रूप से 3 व्यक्ति हैं जो अभी इस समय, जिनको वास्तविक रूप से ईरान सरकार का चेहरा या रिजीम कहा जा सकता है। पहले व्यक्ति हैं जो मुस्तफा खोमेनी हैं, जो कि सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, लेकिन उन्हें किसी ने देखा ही नहीं है पिछले 1 महीने से, जब से उनको सुप्रीम लीडर बनाया गया। ऐसी उनके बारे में अफवाहें चल रही हैं कि वो घायल हैं गंभीर रूप से, उनका इलाज चल रहा है, वो मास्को के एक अस्पताल में भर्ती हैं। उनका कोई भी सार्वजनिक रूप से बयान, वीडियो नहीं आया, सिर्फ 2 बार उनका लिखित रूप से बयान आया। तो उनसे बात चल रही है। नंबर 2 जिनसे बात हो सकती है, वो है ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, जो कि काफ़ी मॉडरेट माने जाते हैं, लेकिन वो स्वीकार उतने अच्छी तरह से ईरान के IRGC यानी ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में हैं, इसकी संभावना विशेषज्ञ इनकार कर रहे हैं कि वो सिर्फ चेहरा है, एक मॉडरेट चेहरा है, लेकिन वो हार्डकोर जिस तरह से मुस्तफा खोमेनी हैं उस तरह के नहीं हैं। तो उनके साथ बातचीत चल नहीं रही है। तीसरे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिस पर काफ़ी इशारे ट्रंप ने भी किए थे और लोग भी कर रहे हैं, वो व्यक्ति हो सकते हैं, वो हैं मोहम्मद गालिबाफ, जो कि ईरानी संसद के स्पीकर रहे हैं, लेकिन वो भी एक हार्डकोर व्यक्ति हैं। तो उनके साथ बातचीत का इशारा या हिंट ट्रंप ने की थी और भी लोगों ने की थी। तो अब कुल मिला के समझ में ये नहीं आ रहा है लोगों को कि आखिर इनकी बात चल किससे रही। हाँ, ये हो सकता है कुछ इंटरनल तौर पे, कुछ गुप्त तरीके से कोई बातचीत इनके बीच में जारी हो, बैकडोर चैनल बातचीत चल रही हो, वो एक अलग बात। लेकिन वास्तविक रूप से क्या स्थिति है, किसी को नहीं पता। हालांकि ट्रंप बार बार दावे कर रहे हैं उनकी बातचीत अच्छी चल रही है, आगे बढ़ रही है, ये लोग अच्छे हैं, तो इस तरह की सब घटनाक्रम हो रहा है। अब देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ ये बात तो सही है कि कोई ना कोई व्यक्ति हो सकता है ईरान सरकार और ट्रंप या अमेरिका के बीच में मध्यस्थता कर रहा हो, क्योंकि ऐसे कई इंसाइडर हैं जो ईरान सरकार के भी संपर्क में हैं और ट्रंप और अमेरिका के संपर्क में भी निश्चित तौर पर होंगे। अब इसमें खाड़ी देश की स्थिति देखते हैं, तो खाड़ी देश इस पूरे घटनाक्रम से बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड से हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने अमेरिका को अपने सैनिक बेस इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। इसके बाद भी ईरान उन पर बहुत सारे अटैक कर रहा है, लगातार अटैक कर रहा है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक कर रहा है, तेल प्लांट पे कर रहा है, उनकी निवेश की जो संभावनाएं उन्हें ख़त्म कर रहा है, उनकी शांति की जो इमेज बनी हुई थी उन देशों की, उसे ख़त्म कर रहा है। तो अब ये देश भी फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं और ये देश भी हो सकता है भविष्य में प्लान करें और ईरान के ऊपर सामूहिक रूप से अटैक करने की कोशिश करें। और इनका अगुवा हो सकता है सऊदी अरब हो, UAE हो, या इसके अलावा कुवैत हो सकते हैं।
ये देश ये काफ़ी एग्रेसिव हैं ईरान के मामलों को लेकर, बाकी देश उतने एग्रेसिव नहीं है। क्योंकि एक समस्या ये भी है कि इजराइल की वजह से इन देशों की, जो खाड़ी देशों की जो आम जनता है, वो इन ईरान पे अटैक के शायद खिलाफ होगी, इसलिए इन देशों को बहुत सोचना पड़ रहा है। अब अगर हम देखें इसके बाद यूरोपियन देशों की स्थिति क्या है इस युद्ध में, विशेष तौर पर नेटो देशों की स्थिति क्या है, तो नेटो देश तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि वो ट्रंप से बदला लेने, अमेरिका से बदला लेने के इस मौके को देख रहे हैं, इस स्थिति को इस मौके के रूप में देख रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से ट्रंप ने पिछले 1 साल में खूब परेशान किया यूरोपियन यूनियन के देशों को, उन पर टैरिफ लगाए हैं, फिर उसके बाद उनको यूक्रेन युद्ध में उलझाए रखा, बहुत सारा सहयोग नहीं दिया, फिर उसके बाद ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात की, तो अब मुझे लग रहा है कि नेटो देश भी इसको मौके के रूप में देख रहे हैं और वो ट्रंप को बिल्कुल अकेला छोड़ रहे हैं, उसका साथ नहीं देना चाहते। इसके अलावा ट्रंप जो अमेरिका के अन्य एलाई हैं, दक्षिण कोरिया की बात करें या जापान, वो भी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप से वो इसमें सक्रिय रूप से भाग नहीं ले रहे हैं। अब अगर हम बात करें इसमें ईरान की मदद आखिर कौन देश कर रहे हैं, तो ऐसा विशेषज्ञ अब मानने लगे हैं कि ईरान अगर इतने लंबे समय से टिका हुआ है और सटीक तरीके से इजराइल पर, खाड़ी देशों के विभिन्न स्थानों पर, अमेरिकी मतलब सैन्य अड्डों पर अगर वो सटीक तरीके से हमले कर पा रहा है, तो इसके पीछे निश्चित तौर पर चाइना की, रशिया की सहयोग ही हो सकता है। क्योंकि वैसे भी ईरान जीपीएस का इस्तेमाल नहीं करता, जो अमेरिका का जीपीएस है उसका इस्तेमाल नहीं करता, पहले वो करता था, लेकिन उससे जीपीएस को जाम करके उसकी मिसाइलों को असफल कर देते थे इजराइल और अमेरिका। तो अब वो ईरान के जीपीएस, अमेरिका के जीपीएस को इस्तेमाल करने के स्थान पर ईरान चाइना के जो नेविगेशन सिस्टम है उसका इस्तेमाल करता है, जिसके कारण वो सटीक हमले करने में कामयाब हो रहा है। दूसरा, विशेषज्ञ इस बात को भी मान रहे हैं कि हो सकता है कि ये रूस और चाइना उसे हथियारों से भी मदद कर रहे हैं। तो देखिए, अब वर्तमान स्थिति देखें तो हार्मुज स्ट्रेट एक की प्लेयर, एक डिसाइडिंग फैक्टर बन चुका है और ईरान यहाँ से निकलने वाले जहाज़ों पे टोल लगा रहा है। 20 से 40 करोड़ ऐसा कहा जा रहा है कि टोल वसूल कर रहा है, उसके बाद ही इंश्योरेंस होता है, ये जहाज़ों को एक टाइम विंडो क्लियरेंस दी जाती है। ये जो रकम है वो ईरान चाइनीज़ युआन या क्रिप्टो करेंसी में ले रहा है। तो अब ईरान ने हार्मुज स्ट्रेट को एक बढ़िया की फैक्टर के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अगर अमेरिका की बात करें तो ऐसा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जो ट्रंप ने घोषणा की थी अभी 2 दिन पहले कि वो 5 दिन तक ईरान के पावर प्लांट पे हमला नहीं करेंगे, वो ट्रंप की, अमेरिका की एक टाइम बाइंग पॉलिसी थी, जिसमें उसके 2 जो जंगी जहाज़ हैं, यूएसएस बॉक्सर और यूएसएस ट्रिपोली, वो यहाँ तक पहुँच सकें। इसके अलावा हज़ारों की संख्या में उसके सैनिक पहुँच सकें। तो वो हो सकता है अमेरिका ईरान में लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा हो या ईरान में अपने सैनिक उतारने की तैयारी कर रहा हो। तो यहाँ भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इन सारी चीज़ों को लेकर, स्थिति को देख के। और इस बीच में अगर दुनिया की स्थिति देखा जाए तो दुनिया में तेल गैस का संकट बढ़ रहा है, रिसेशन की संभावना बन रही है, शेयर बाज़ार गिर रहे हैं, इसके अलावा सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिसरप्शन हो रहा है, इस युद्ध के बड़े होने, खाड़ी देशों के भी इसमें शामिल होने की संभावना बनने लगी। तो स्थितियां बड़ी ख़राब हो रही हैं। तो परिणाम अब ये हो सकता है कि खाड़ी देश में भी ये फैल सकता है युद्ध। हालांकि बैकडोर चैनल डिप्लोमेसी अब जारी है और अब विशेषज्ञ इस बात को कह रहे हैं कि एक बहुत हाई टाइम आ चुका है, बहुत गंभीर समय आ गया है, बहुत ही खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुका है युद्ध। तो इसमें अब बैकडोर चैनल की जगह सीधी सीधी बातचीत होना ज़रूरी है, जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि कतर, कुवैत, इजिप्ट जैसे देश डिप्लोमेसी मध्यस्थता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आवश्यकता इस बात की कि इस प्रक्रिया को तेज किया जाए, वरना पूरी दुनिया में निश्चित संकट आने की संभावना दिखने लगी है, तेल, गैस और आर्थिक संकट की। और भारत में भी गैस की और शुरुआती समस्याएं दिखने लगी। तो आवश्यकता इस बात की कि अब वास्तविक रूप से इस युद्ध की समाप्ति के गंभीर प्रयास हों। धन्यवाद।